हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए साइंस के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका के विभिन्न कोशिकांग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के पार्ट 2 में लेकर आया हूं। सब अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के जीवन में जल तथा गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका के जीवन में किसके द्वारा जल तथा गैसों के आदान प्रदान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए में प्रासरण, ऑप्शन बी में विसरण, ऑप्शन सी में अंतःशोषण, ऑप्शन डी में बहिःप्रासरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा उत्तर बी, विसरण के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना विसरण द्वारा ही होता है। एक कोशिकीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रासरण के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। इसमें क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन ए में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होता है, ऑप्शन बी में केंद्रिका झिल्ली नहीं होता है, ऑप्शन सी में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ऑप्शन सी में राइबोसोम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ऑप्शन सी नंबर। केंद्रक झिल्ली ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। ऑप्शन ए में लाइसोसोम नहीं होता है, ऑप्शन बी में न्यूक्लियाइड नहीं होता है, ऑप्शन सी में राइबोसोम नहीं होता है और ऑप्शन डी में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नंबर, लाइसोसोम नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम जैसे झिल्ली से बंधे होते हैं अनुपस्थित, मतलब कि बंधे हुए अंग अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उपस्थिति के कारण माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरा दिखाई देता है। किसके कारण खुरदरा दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए में डैम्सोसोम के कारण, ऑप्शन बी में लाइसोसोम के कारण, ऑप्शन सी में राइबोसोम के कारण, ऑप्शन डी में क्रोमोसोम के कारण। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा राइबोसोम के कारण, ऑप्शन सी नंबर, राइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से जुड़े होते हैं जो इसे एक खुरदरा रूप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उस प्लास्टिड का नाम बताइए जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए में प्रोटोप्लास्ट, ऑप्शन बी में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी में ल्यूकोप्लास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी नंबर, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के रूप में भोजन को स्टोर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तालाब के पानी में मुक्त रहने वाली कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए नंबर में रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन बी नंबर में रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी नंबर में कैमिलो गाल्जी ने, ऑप्शन डी नंबर में एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने। तालाब के पानी में मुक्त रहने वाली कोशिकाओं की खोज सबसे पहले एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने किया था। 1674 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था जो इटली के थे। जे.ई. पुरकेंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक सेल को चीनी के घोल में रखा जाता है तो किस स्थिति में कोशिका झिल्ली में दोनों दिशाओं में पानी की गति होती है? ऑप्शन ए में जब कोशिका को किसी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक घोल में रखा जाता है,
ऑप्शन बी में जब कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है। ऑप्शन सी में जब सेल को आइसोटोनिक विलयन में रखा जाता है। ऑप्शन डी नंबर में जब कोशिका को किसी आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब कोशिका को किसी आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक घोल में रखा जाता है। अतः ये ऑप्शन नंबर ए सही है। एक सेल को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर पानी की गति दोनों दिशाओं में होती है, जो सेल के अंदर से बाहर और साथ ही सेल के बाहर से अंदर की ओर होती है। हालांकि दोनों तरफ से झिल्ली को पार करने वाली पानी की मात्रा अलग अलग होती है। एक आइसोटोनिक समाधान के अंदर जाने वाली राशि उतनी ही होती है जितनी बाहर जा रही होती है। हाइपोटोनिक विलयन में कोशिका को छोड़ने की तुलना से अधिक पानी आता है, जबकि हाइपोटोनिक घोल में कोशिका के प्रवेश करने की तुलना में अधिक पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा से कैसे भिन्न होता है। ऑप्शन ए में साइटोप्लाज्मा और प्रोटोप्लाज्मा नाभिक के भाग होते हैं। ऑप्शन बी में प्रोटोप्लाज्मा में नाभिक और साइटोप्लाज्मा शामिल होते हैं। ऑप्शन सी में प्रोटोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा के समान होते हैं। ऑप्शन डी में प्रोटोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा का एक हिस्सा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी नंबर, प्रोटोप्लाज्मा के नाभिक और साइटोप्लाज्मा शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ATD का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में एडिनो टेट्राफॉस्फेट, ऑप्शन बी में एमिनो टेट्राफॉस्फेट, ऑप्शन सी में एमिनो ट्रीफॉस्फेट, ऑप्शन डी में एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट। इस क्वेश्चन ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट होता है। ATP को हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका द्रव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोशिकांग होते हैं। ऑप्शन बी में यह प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव्य सामग्री है। ऑप्शन सी में यह नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। ऑप्शन डी नंबर में यह हल्के से दागता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा हमारा, यह नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। यह नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। साइटोप्लाज्मा कोशिका के अंदर द्रव्य सामग्री है जिसमें कोशिका अंग होते हैं। यह हल्के से दागता है, हालांकि यह प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है, न कि परमाणु झिल्ली से। नाभिक नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए नंबर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम लाइसोसोम द्वारा बनाए जाते हैं। और ऑप्शन बी नंबर में लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सामान्य कार्य करते हैं। ऑप्शन सी नंबर में लाइसोसोम के एंजाइम चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए जाते हैं। और ऑप्शन डी नंबर में लाइसोसोम के एंजाइम खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लाइसोसोम के एंजाइम खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन डी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यह सबसे पहले किसने कहा था। ऑप्शन ए में बिरचो ने कहा था। ऑप्शन बी में रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था। ऑप्शन सी में रॉबर्ट हुक ने कहा था। ऑप्शन डी नंबर में प्रुकेंजे ने कहा था। इसे सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, यह सबसे पहले बिरचो ने कहा था। रुडोल्फ बिरचो ने 1855 ईस्वी में यह विचार प्रस्तुत किया कि प्रत्येक कोशिका दूसरे कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यह कोशिका का सिद्धांत एक अंतरिक्ष था जिसे पहले मैथियस जैबक स्लेडेन और थियोडोर श्रान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे जीवन के भौतिक आधार के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी में प्रोटोप्लाज्मा को, ऑप्शन सी में जीन को, ऑप्शन डी में न्यूक्लियस को। जीवन के भौतिक आधार के रूप में प्रोटोप्लाज्मा को माना जाता है। ऑप्शन बी नंबर सही है, प्रोटोप्लाज्मा को माना जाता है।
थॉमस हेनरी हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा जीवन का भौतिक आधार है। यह कोशिका के अंदर या जीवित पदार्थ है जिसमें सभी कोशिकांग होते हैं। यह एक गाढ़ा द्रव्य यानी जेली जैसा पदार्थ होता है, इसलिए जीवन के भौतिक आधार के रूप में प्रोटोप्लाज्मा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? ऑप्शन ए में प्लास्टिड, ऑप्शन बी में गोल्गी उपकरण, ऑप्शन सी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी में राइबोसोम। प्लास्टिड को केवल पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं, इसलिए हमारा उत्तर ए नंबर सही है। प्लास्टिड केवल पौधों में पाया जाता है, ऑप्शन ए नंबर में सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन ए में 1 होता है, ऑप्शन बी में 2 होता है, ऑप्शन सी में 3 होता है, ऑप्शन डी में अनंत होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक नहीं होती है। इन कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ केवल एक गुणसूत्र होता है। प्रोकैरियोट्स के कई महत्वपूर्ण जीन अलग अलग गोलाकार डीएनए संरचनाओं में जमा होते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रक की कमी वाले पशु कोशिका में क्या कमी होती है? ऑप्शन ए में क्रोमोसोम, ऑप्शन बी में लाइसोसोम, ऑप्शन सी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी में राइबोसोम की कमी होती है। तो ऑप्शन ए नंबर सही होगा, क्रोमोसोम की कमी होती है। जंतु कोशिका जिनमें केंद्रक नहीं होते हैं उनमें भी गुणसूत्रों की कमी होती है। क्रोमोसोम कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए अणुओं के रूप में माता पिता से अगली पीढ़ी तक सुविधाओं की विरासत की जानकारी होती है, इसलिए ऑप्शन ए क्रोमोसोम सही है। केंद्रक की कमी वाले पशु कोशिका में भी क्रोमोसोम की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवर्धन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में अतिलोलुपतापूर्ण खानपान, ऑप्शन बी में कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, ऑप्शन सी में किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, ऑप्शन डी में पेशी अत्यधिक गतिशीलता। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन होगा बी, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि से कैंसर नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? ऑप्शन ए में जीव द्रव्य कुंचन के कारण, ऑप्शन बी में बहिःप्रासरण के कारण, ऑप्शन सी में अंतःप्रासरण के कारण, ऑप्शन डी में विसरण के कारण। इसका आंसर होगा अंतःप्रासरण के कारण स्फीत हो जाती है। कोशिका अंतःप्रासरण के कारण फूलने लगती है, जिसे हम स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके टमाटर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए में क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी में लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन सी में हार्मोन के कारण, ऑप्शन डी में विटामिन के कारण। पके टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होती है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। हार्मोन शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं विकास में सहायक होते हैं। विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में फंक द्वारा किया गया था। विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, डंबलेकार द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? ऑप्शन ए मूंगफली में होती हैं, ऑप्शन बी चना में, ऑप्शन सी गेहूं में, ऑप्शन डी आम में। इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। डंबलेकार द्वार कोशिकाएं गेहूं में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21,
निम्नलिखित में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? ऑप्शन ए में क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी में क्लोरेला, ऑप्शन डी में हाइड्रोडिक्टोन, ऑप्शन डी में क्लेडोफेरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री यान के हौज में भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। संरचनाओं में कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए नंबर में अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका काला, ऑप्शन बी में कोशिका काला और कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी में कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, ऑप्शन डी में न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका काला। कोशिका भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए में कोशिकाओं के आकार और आपाम विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ऑप्शन बी में कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ऑप्शन सी में प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की क्षमता अधिक होती हैं, ऑप्शन डी में सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ऑप्शन बी नंबर, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम केंद्र हैं। राइबोसोम किसका केंद्र है? प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र हैं, प्रकाश संश्लेषण के केंद्र हैं, वसा संश्लेषण के केंद्र हैं, ऑप्शन डी श्वसन के केंद्र हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र हैं, यानी ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन ए में थाइलेकाइड के, ऑप्शन बी में फोटोग्लोबिन के, ऑप्शन सी में मैट्रिक्स के, ऑप्शन डी में हरित लवक आवरण के। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, थाइलेकाइड की कमी होती है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में थाइलेकाइड पाए जाते हैं। थाइलेकाइड पाए जाते हैं, यानी थाइलेकाइड की उपस्थिति होते हैं। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति के उपस्थिति से, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति से, ऑप्शन सी में केंद्रिका की उपस्थिति से, ऑप्शन डी में प्लाज्मा झिल्ली की उपस्थिति से। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति से स्पष्ट होता है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर कोशिका भित्ति की उपस्थिति से स्पष्ट होता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में पदार्थों के आवागमन के नियंत्रण करते हैं तथा यह अर्धपरागमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। कोशिका गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए में क्लोरोप्लास्ट द्वारा, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ऑप्शन सी में साइटोप्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन डी में न्यूक्लियस द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित की जाती है। न्यूक्लियस द्वारा कोशिका की गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं, जिसमें प्लास्ट में ग्रेना तथा स्टोमा होता है, जिसमें प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज की ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में क्रोमोसोम में होता है, ऑप्शन बी में कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन सी में केंद्रक में होता है, ऑप्शन डी में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी ने। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज की ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। केंद्रक कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण माइटोकॉन्ड्रिया ही रखते हैं। इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। केंद्रक के अंदर कोशिका पाया जाता है जो RNA तथा प्रोटीन के संश्लेषण में
वे सहायक होते हैं। ऑप्शन डी नंबर सही है, माइटोकॉन्ड्रिया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत्व मात्रा में आंसू आने का क्या कारण है? ऑप्शन ए में प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण, ऑप्शन बी में कोशिकाओं में अमीनो एसिड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी में अमोनिया गैस की उपस्थिति के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण। प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में SO2 गैस होता है, जो जल से घुलकर H2SO4 बनाता है। प्याज काटने पर जब यह आँख में पड़ता है तब आँख से आंसू निकलते हैं। इसलिए उत्तर ए, आंसर ए सही हो जाएगा, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ऑप्शन ए में बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन सी में माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी में वायरस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार की कवक है, जिसे काले रोटी मोल्ड के रूप में भी जाना करता है। यह कवक मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे कि स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, आड़ू इत्यादि में पाया जाता है। जीवाणु में गोल डीएनए पाया जाता है। कुछ जीवाणु के सतह पर सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं, जिसे पीली कहते हैं। इसलिए हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।